पिछले डिस्कशन पे आप लोगों ने ये देखा था कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक और फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक में क्या डिफरेंस है या कहाँ इस स्टैटिस्टिक को यूज करेंगे। अब बात करते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में, लेकिन ध्यान ये रखिएगा कि अगर ये डेरिवेशन या ये डिस्कशन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो बोस आइंस्टीन और फर्मी डिराक भी कंप्लीट हो जाएगा इसी के बेसिस पे। तो नोट करते जाना है, हर लाइन को बहुत अच्छे से समझना भी है, साथ साथ अपने पुराने कॉन्सेप्ट पे भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए एक केस पर डिस्कशन करते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास कोई सिस्टम है। अब चूंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन की बात हो रही है तो एक गैसी सिस्टम है और उसका वॉल्यूम कहते हैं हम लोग सपोज वी है। एक गैसी सिस्टम लिया, एक गैसी तंत्र लिया, एक गैसी निकाय लिया जिसका आयतन कितना है, वॉल्यूम कितना ले लिया, वी। अब आप ये भी जानते हैं कि इसके जो पार्टिकल होंगे उसको आप लोगों ने डिस्टिंग्विशिबल कहा था और उन पार्टिकल की संख्या कहते हैं एन है। कैपिटल एन वो पार्टिकल की संख्या है, ठीक। और आपका ये जो गैसीय सिस्टम है वो आप ये मान लीजिए कि किसी स्टेट पर या किसी तापी अवस्था में उसके जो एटम और मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार हर संभव वेग से गति कर रहे होंगे आपस में तथा बर्तन के दीवारों से टकरा भी रहे होंगे। और जो टक्कर हो रहा होगा उनका वो कैसा होगा, इलास्टिक होगा। ये जो टक्कर हो रहे हैं आपस में बर्तन की दीवारों के साथ या आपस में गैसी अणु या परमाणु एक दूसरे से जो टकरा रहे होंगे वो किस प्रकार का टक्कर है, प्रत्यास्थ टक्कर है। अब जब चूंकि टक्कर हो रहा है तो टक्कर होने से क्या होगा, कणों की जो ऊर्जा है या कणों का जो संवेग है वो लगातार चेंज होते रहेंगे। जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी और मोमेंटम चेंज होते रहेगा, ठीक। लेकिन किसका चेंज होगा, ध्यान रखना, गैसी अणुओं या परमाणुओं का। लेकिन पूरे गैसी सिस्टम की अगर बात की जाए तो उनकी ऊर्जा यानी कि उनकी एनर्जी और उनके मोमेंटम में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो कांस्टेंट ही रहेगा। क्या क्या बोला मैं, समझ में आया। गैस है, वी वॉल्यूम है, और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से आप बहुत अच्छे से कई बार इस चीज़ को डिस्कस किए हैं कि ये गैसे एटम जो और परमाणु होते हैं वो हर संभव दिशा में गति करते हैं और बर्तन की दीवार से और आपस में प्रत्यास्थ संघट्य करते हैं, इलास्टिक कोलिजन करते हैं, जिससे उनका मतलब किसके कंजिक्यूटिव पार्टिकल्स का, गैस के कणों का संवेग और ऊर्जा बदलता है। लेकिन ये पूरे निकाय की अगर ऊर्जा की बात की जाए तो वो नियत रहता है, कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। क्लियर है यहां तक बात। अब सवाल ये आता है कि गैस में कितने सारे अणु परमाणु होंगे, बहुत सारे हैं, और उनके अगर एनर्जी और मोमेंटम के चेंजेस को स्टडी करना है तो भाई चैलेंजिंग काम है। तो इसके लिए क्या करते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स में, चिरसम्मत यांत्रिकी में आप लोग अच्छे से जानते हैं कि हम लोग बात करते हैं मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था की, ठीक। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था की हम लोग बात करते हैं। क्लियर हुआ क्या क्या बोला मैं। ये जो कॉन्सेप्ट है ना इसी को आप समझिएगा। हम लोग बात कर रहे हैं सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था, अधिकतम प्रसंभाव्य वितरण की। इसको आप नोट करिए, समझ के नोट करिए, और मैं जानता हूं इस चीज को आप पहले से बहुत अच्छे से जानते हैं। अब बात करते हैं गैस के उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के जिनके एनर्जी और मोमेंटम लगातार चेंज हो रहे हैं। तो मान लेते हैं इसके लिए हम ये कहते हैं
कि हमारे पास ये जो कण है, जो पार्टिकल है, उसको अब एक एनर्जी रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, छोटे छोटे ऊर्जा परासों में या छोटे छोटे ऊर्जा समूहों में बांट देते हैं। जैसे E1 ऊर्जा समूह, E2, E3, E4, EI, EN। और ये जो ऊर्जा समूह है, जैसे E1 एनर्जी स्टेट आपने लिया है, एनर्जी वाले लिए हैं, वहां पे पार्टिकल कितने मान लेते हैं? N1। E2 के लिए कितने मान लेते हैं? N2। और En के लिए कितना मान लेते हैं? N पार्टिकल्स। इसका कहने का मतलब ये हुआ कि आपके जो गैसी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, आपके पास जो गैसी एटम और मॉलिक्यूल्स हैं, उनकी संख्या नियत होगी। कैसे? देखिए, I इज इक्वल टू 1 to N। Ni इक्वल टू कितना हुआ? N1 पहले एनर्जी ग्रुप में, दूसरा N2 दूसरे एनर्जी ग्रुप में। मतलब E1 पे कितने? N1। E2 पे कितने? N2। E3 पे कितने? N3। और EI एनर्जी स्टेट में, एनर्जी ग्रुप में कितने पार्टिकल हैं? Ni। और En पे कितने हैं? N। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, आपने कहा था कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है इसका मतलब क्या? कांस्टेंट है इसका मतलब ये कि इसका जो चेंजेस है कुल एटम या मॉलिक्यूल्स गैस का, उसमें परिवर्तन शून्य का होगा। इसमें जो चेंजेस आएगा वो जीरो का आएगा। इस तरीके से आपको दो इक्वेशन मिले, इक्वेशन 1 और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे बात करते हैं, ये E1 एनर्जी ग्रुप है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? N1 है। E1 एनर्जी ग्रुप है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं? N1 है। मतलब एवरेज निकालें, अगर एवरेज के टर्म पे निकालें अगर, तो कितना निकालते? औसत कैसे निकालते हैं? कुल कणों की संख्या और उनका योग। तो एनर्जी कितने का निकलेगा? E1 की वैल्यू, ये E1 एवरेज एनर्जी है किसी ग्रुप का, तो ये कितना हुआ? एवरेज निकला। तो एवरेज इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी को मान लेते हैं E। और यहाँ पे कितना पार्टिकल है? N1 पार्टिकल है टोटल। तो यहाँ पे चला जाएगा तो कितना आ जाएगा? ये E1 माइनस E1 इंटू N1 इज इक्वल टू E। मतलब पहले समूह की टोटल एनर्जी N1 E1, दूसरे का N2 E2, तीसरे का N3 E3, चौथे का N4 E4। इसको भी इस तरीके से दिखा सकते हैं, N1 E1 समेसन I इक्वल टू 1 to N। N1 I1 इज N1 E1, N2 E2, N3 E3। ये निकल गया Ne टोटल एनर्जी, ये भी कांस्टेंट है। इसके हिसाब से ये इक्वेशन नंबर 3 कर लीजिए, ये 3 है। अब इसके हिसाब से बात करें तो EI DNI कितना होगा? 0। पार्टिकल की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये वाला इक्वेशन बना। ये 4 इक्वेशन है आपके पास। अभी ये मत सोचिए कि मैं बता क्या रहा हूं, अभी आप ये सोचिए कि मैं जो बता रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? चलिए आगे समझ में, आगे चलूं। अब एक चीज ध्यान दीजिए, अब एनर्जी ग्रुप की आपने बात की है। अब आपका जो ये एनर्जी ग्रुप है ना, वो एक ठो नहीं है। जैसे मैं ये कहूं कि ये क्लासरूम है, तो क्लासरूम है कहने का मतलब क्या? इस क्लास में N1 बच्चे हैं। कौन सा क्लास है? E1 क्लास है। N1 बच्चे हैं तो घुसेंगे कैसे, बैठेंगे कैसे? तो आप लोग क्या करेंगे? इसको चेयर लगा देंगे, ऐसा। मतलब आपका ये जो हर एनर्जी स्टेट है या हर एनर्जी ग्रुप होता है, वो छोटे छोटे क्या होंगे? सेल से बने रहेंगे, कोष्टिकाओं से बने होते हैं, सेल से बने रहते हैं। और उसमें आपके ये पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, बंटते हैं। और इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रूल और रेगुलेशन नहीं है, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई रूल और रेगुलेशन फॉलो नहीं करवाने हैं। अब बात करते हैं, मान लेते हैं हम लोग आईवे ग्रुप की बात करते हैं, इसके बारे में, इस आइथ ग्रुप के बारे में बात करते हैं। और यहां इस Ni पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है।
या Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो चूंकि ये प्रभेद्य कण हैं, डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स हैं, अब सवाल आता है n पार्टिकल में से या Ni पार्टिकल को इस EI जिसमें कितने कोष्टिकाएं हैं मान लेते हैं, GI कोष्टिकाएं हैं, GI सेल्स हैं या GI चेयर हैं, ये वाले। तो इस N1 को EI ग्रुप के इस GI में डिस्ट्रीब्यूट करवाने हैं। कितने तरीके होंगे इसको डिस्ट्रीब्यूट होने के? तो आप बोलेंगे GI टू द पावर Ni। क्यों? जैसे पिछले डिस्कशन में आपने ये कहा था कि 2 बॉल हैं, 2 बॉक्स में बांटने हैं, 2 बॉल हैं, 2 बॉक्स में बांटने हैं, दोनों बॉल डिस्टिंग्विशिबल हैं, तो उसको 4 तरीके बनाए थे आपने। पहले में ए बी, दूसरा खाली, पहले में ए, दूसरे में बी, पहले में बी, दूसरे में ए, और तीसरा चौथा कंडीशन क्या बना था? पहला खाली, पूरा का पूरा दूसरे में। 2 पार्टिकल, 2 बॉक्स, Ni पार्टिकल, GI बॉक्स। तो इसके हिसाब से अगर बात करें तो हमारे पास पॉसिबल केसेस कितने बन रहे हैं? तो आप बोलेंगे भाई कि GI टू द पावर Ni वाला केस बन रहा है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब सवाल ये भी तो आएगा ना कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल Ni नहीं है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हमको लेने हैं N, उस N में से Ni को निकालना है। तो Ni निकालने के जो संभव तरीके होंगे वो कितने हुए, उस पर भी तो बात करना जरूरी है। जो संभव तरीके बनेंगे वो कितने बन रहे हैं? तो आप बोलेंगे NCNI तरीके हो गए। बात समझ रहे हैं आप? मेरा ये कहना है कि इस Ni नंबर ऑफ पार्टिकल्स को इस GI स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करने के इतने तरीके हैं, लेकिन आपको पहले N में से Ni निकालना है, N में से Ni निकालना है। तो निकालने के पॉसिबल वेज ये हैं NCNI। अब अगर ये क्लियर होगा भाई तो मैं आगे की बात शुरू करूं, और अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर इसी पे रुकें और फिर से सोचें। अब बात करते हैं, ये तो बात हो गई Ni की। अब अगर मैं बोलूं N1 नंबर ऑफ पार्टिकल्स को E1 वाला पहला एनर्जी वाला स्टेट, पहला एनर्जी वाले स्टेट है, उसके लिए डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके कितने तरीके होंगे? तो उसमें कितने एनर्जी स्टेट होते हैं, कितने क्वांटम स्टेट हैं? तो मान लेते हैं G1। तो उस केस के लिए आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ये आ रहा है, NCN1 इंटू GI टू द पावर, सॉरी G1 टू द पावर N1, और NCNI को क्या लिखेंगे आप? N फैक्टोरियल, N माइनस N1 फैक्टोरियल, N1 फैक्टोरियल, G1 टू द पावर N1। अब दूसरे एनर्जी स्टेट की बात करें, दूसरे एनर्जी ग्रुप कितना है? E2। नंबर ऑफ पार्टिकल कितने? N2। और उसमें उसके स्टेट कितने हैं, क्वांटम स्टेट कितने हो गए? मान लेते हैं G2। तो इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दूसरे स्टेट के लिए अगर बात करें तो आपके पास ये रिलेशन आ रहा है। देखिए, इस N में से आपने N1 को निकाल लिया, तो अब दूसरे स्टेट के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए? N की जगह N माइनस N1 हो गया, क्योंकि N में से N1 को निकाल चुके हैं आप। तो दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल N नहीं है, अब N माइनस N1 की बात करनी है। तो इसमें से N2 को निकालने के तरीके, तो N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल N2, G2 N2। तीसरे की बात करें तो अगर तीसरे ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करें तो कितना बोलोगे आप? तीसरे के लिए टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल इतना, तो कितना होगा? N माइनस N1 माइनस N2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई N माइनस N1 माइनस N2 माइनस N3 फैक्टोरियल, और N3 फैक्टोरियल G3 टू द पावर N3। चौथे के लिए, पांचवें के लिए, आईवें के लिए, nth के लिए, इस तरीके से आपने टोटल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल दिया है।
अब ये जो टोटल डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकाला है उसको अगर निकालना है, क्या निकालना है आपको, अब आप चाहते हैं कि आपका ये जो फॉर्मूला है उससे आप थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी की बात कर सके, उष्मा गतिकी प्रायिकता की बात कर सके। तो E1 में डिस्ट्रीब्यूशन ये है, E2 के लिए ये है, E3 लिख सकते हैं, E4 EN लिख सकते हैं। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, जब आप इसको कैलकुलेट करना शुरू करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि ये वाला टर्म ये वाले से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म आगे वाले से, इन प्रोसेस टू बी कंटिन्यू। बचेगा क्या, n फैक्टोरियल। नीचे क्या बचेगा, n1 इंटू n2 इंटू n3 n4, और एनर्जी के लिए g1 टू द पावर n1 इंटू g2 टू द पावर n2 इंटू g3 टू द पावर n3। ये रिलेशन दिखेगा। बोलिए कोई डाउट है तो? कोई डाउट नहीं। अब इसको अगर सिंपल करके लिख दे, सिंपल करके अगर लिखें तो ये कितने बार है, g1 टू द पावर n1, g2 टू द पावर n2, gi टू द पावर ni और gn टू द पावर n। तो टोटल gi टू द पावर ni वाला केस n फैक्टोरियल i इक्वल टू 1 टू n, gi टू द पावर ni कर दीजिए और ni फैक्टोरियल। ये 1 नहीं है, ये i है, और ये जो बड़ा सा पाई दिख रहा है ना आपको, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं। प्रोडक्ट समझ में आया? जैसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं आप लोग, समेसन, सम। क्या दिखाता है ये, जैसे किसी नंबर का सम दिखाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, तो इसको समेसन से क्या पता चलता है, योग पता चलता है, सम पता चलता है। तो ये किसको दिखाता है, इनके प्रोडक्ट को, इसको, ये प्रोडक्ट को। इसलिए हम लोग इसको क्या बोल देंगे, प्रोडक्ट। जैसे इसको समेसन बोलते हैं ना, सम से समेसन, वैसे ये प्रोडक्ट है। तो n फैक्टोरियल प्रोडक्ट i इक्वल टू 1 टू n gi टू द पावर ni फैक्टोरियल। ये हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के उस पॉइंट को कैलकुलेट कर लिया है जहां से अब आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। सिंपल मैथमेटिक्स लगाना है और कंप्लीट कर देना है। ठीक, यहां तक समझ में आया? और अगर इस फॉर्मूले को चेक करने का मन है आपको, तो ये मान लीजिए कि आपके पास 3 पार्टिकल हैं। तीनों पार्टिकल कैसे हैं, डिस्टिंग्विशिबल है। 3 पार्टिकल कौन कौन से, मान लेते हैं एक रेड बॉल है, रेड कलर का बॉल ले लिया, ग्रीन कलर का बॉल ले लिया, येलो कलर का बॉल ले लिया, और इन तीनों बॉल को 2 एनर्जी ग्रुप्स में बांटने हैं। पहला एनर्जी ग्रुप n1 है जिसमें 2 अवस्थाएं हैं, और दूसरा एनर्जी ग्रुप है उसमें नहीं, पहले एनर्जी ग्रुप में 3 अवस्था ले लो, दूसरे में 2 ले लो। और पार्टिकल कितने हैं, पहले में 2 और दूसरे में 1। इसको बांटने हैं, और बांटिए, और इस फॉर्मूले से चेक करिएगा कि टोटल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो सकता है। क्या बोला, मैं समझ में आया? 3 बॉल 2 एनर्जी स्टेट में बांटने हैं। पहले एनर्जी ग्रुप में कितनी क्वांटम अवस्थाएं हैं, 3। दूसरे में कितनी हैं, 2। तो पहले में कितने पार्टिकल, 2, और दूसरे में 1 को लेना है। तो टोटल पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन कितने हो सकते हैं, आप पहले थियोरेटिकली कैलकुलेट करिएगा डिस्ट्रीब्यूट करके, और उसके बाद इस फॉर्मूले को लगा के कैलकुलेट करिएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉर्मूला सही है कि गलत है। और वैसे इस चीज़ पर डिस्कशन आप पहले ही कर चुके हैं कि माइक्रो स्टेट के लिए मैक्रो स्टेट में कितने माइक्रो स्टेट होते हैं, ये सब चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो मैं ये मान लेता हूं कि यहां तक आपको क्लियर है। ठीक, अब आगे चले। अब आगे बड़ा आसान है, आगे कुछ है भी नहीं। आगे गए, ये इक्वेशन नंबर 5। आगे गए तो इस इक्वेशन के दोनों ओर लॉगरिथम ले लें, तो log w, चूंकि मैंने कहा था ये प्रोडक्ट है, गुणा है, और log जो होता है मल्टीप्लिकेशन को प्लस में चेंज करता है, जानते हैं? log x प्लस log y, तो log x इंटू वाई होता है। तो अगर log लेंगे तो ये जो प्रोडक्ट है वो समेसन पे चेंज हो जाएगा। क्या बनेगा, log n फैक्टोरियल प्लस ये प्रोडक्ट की जगह समेसन i इक्वल टू 1 टू n log
एन जी आई टू द पावर एन आई, और ये डिवाइड है इसलिए माइनस लॉग ई एन आई फैक्टोरियल। क्लियर है? कोई डाउट? शायद नहीं होगा। आगे गए तो यहां ये जो पावर बना हुआ है ना जी आई टू द पावर एन आई, तो ये जो एक्सपोनेंट होता है ये लॉग के सामने आ जाता है। तो आपका इक्वेशन क्या बन सकता है? लॉग एन फैक्टोरियल प्लस समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन आई लॉग जी आई माइनस लॉग एन आई। ये वाला इक्वेशन आपके सामने है। अब क्या करें भाई? अब एक फॉर्मूला है, स्टर्लिंग फॉर्मूला बोलते हैं। ये कहता है कि लॉग एक्स फैक्टोरियल का वैल्यू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स होता है। अब जैसे मैं इस पे फॉर्मूला अप्लाई करूं तो ये हो जाएगा एन लॉग एन माइनस एन। इस पे अप्लाई करेंगे, इस पे अप्लाई करेंगे तो कुछ इस तरीके का रिलेशन दिखेगा। एन लॉग एन माइनस एन, ये दोनों वेरिएबल हैं। ये जी आई की वैल्यू कांस्टेंट है, एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई। ठीक है, तो ये जी आई की वैल्यू कांस्टेंट है, ये वेरिएबल थे। एन आई वेरिएबल है। एन आई वेरिएबल है कैसे? E1 पे N1 हो गया है, E2 लेंगे तो N2 हो जाएगा। ये EI ही तो है, सॉरी NI ही तो है जो अपनी वैल्यू चेंज कर रहा है अलग अलग जगह के लिए। पहले एनर्जी में दूसरा, दूसरे में दूसरा, तीसरे में दूसरा, nth में दूसरा, इस तरीके से ये स्टर्लिंग फॉर्मूला मैंने अप्लाई कर दिया। और ये आपका कंप्लीट इजीएस्ट फॉर्म है इसका। कैसे? देखिए, एन लॉग एन माइनस एन प्लस आई इक्वल टू 1 टू एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई प्लस एन आई। तो यहां से एक काम करिए, इस प्लस एन आई को अलग कर दीजिए, है ना। प्लस एन आई को अलग करेंगे तो ये वाला प्लस एन आई कहां से आ गया मत पूछना भाई, ये है नहीं, इसको अलग कर दिया समेशन के साथ। तो ये इक्वेशन बना। अलग करने का फायदा ये है कि i इक्वल टू 1 टू एन आई कहने का मतलब n नहीं होता है, इसको आपने n कहा है। इक्वेशन नंबर 1 देख लो भाई। तो फायदा ये है कि ऐसा अलग अलग लिख के इसको उड़ा देंगे। आ गया ना? तो क्या मिला? आप पहले लिख लो जो मिला उसको, फिर मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ये मेरे हिसाब से ये आ जाएगा। क्लियर है? मिला के देख लेना, प्लस माइनस के मिस्टेक बनते हैं। अब आगे क्या करें? यहां तक तो सब क्लियर है और शायद डाउट वाले केस भी नहीं है। तो अब एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां n टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल और जी आई दोनों कांस्टेंट है, एन आई बस बदल रहा है। समझ में आया? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं? n। और ये जो जी आई है वो भी कांस्टेंट है। हर एनर्जी ग्रुप के लिए कोष्टिकाओं की संख्या नियत है। बदल क्या रही है? एन आई। ठीक है, अब एन आई बदल रही है, मतलब अब बदलने वाला चीज है तो डिफरेंशिएट करें क्या? एन आई के रेस्पेक्ट में इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो। तो डी लॉग डब्ल्यू डी एन लॉग एन प्लस आई इक्वल टू 1 टू एन डी एन आई लॉग जी आई माइनस एन आई लॉग एन आई। डिफरेंशिएट करिए। चूंकि नंबर ऑफ पार्टिकल n चेंज नहीं हो सकते इसलिए इसका डिफरेंशिएशन 0। ये वाला टर्म गायब। बचा क्या? ये दोनों टर्म को सेपरेट कर दिया। i इक्वल टू 1 टू एन डी एन आई लॉग जी आई माइनस आई इक्वल समेशन आई इक्वल टू 1 टू एन डी एन आई लॉग एन आई बचा। डिफरेंशिएट करिए भैया। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना? डी एन आई लॉग जी आई, और जी आई चूंकि कांस्टेंट है तो इनटू के बाद प्लस करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन होगा नहीं, तो ये आपके पास ये आ गया। इसको डिफरेंशिएट करिए। तो पहले अगर इस एन आई को डिफरेंशिएट करेंगे, इसको कांस्टेंट कर देंगे तो आपको क्या मिला? डी एन आई लॉग एन आई। और जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना बनेगा? माइनस एन आई 1 बाई एन आई और डी एन आई। ये देखिए एन आई कॉन्स्टेंट,
लॉग का करेंगे तो 1/n1 होगा, और सॉरी 1/ni होगा, और इसका dni हो गया। तो आपके पास ये रिलेशन मिला, और इसको सिंपल कर दिया तो ये भाई सब कैंसिल हो गए। क्या आएगा? क्लियर है? यहां देखिए i इक्वल टू 1 टू n dni log gi माइनस i इक्वल टू 1 टू n dni log ni। तो यहां से इसके साथ ये वाले टर्म के साथ और ये वाले टर्म के साथ dni कॉमन ले लें तो आपको ये मिलेगा, और ये टोटल dni। और इक्वेशन 2 देखिए आप ध्यान से, dni को आपने कहा था 0, तो ये वाला टर्म कितना वापस, ये वाला टर्म कितना 0 इक्वेशन 2 से, तो आपके पास ये रिजल्ट है, और माइनस है तो gi/ni होगा। एक फंक्शन मिला, और उस फंक्शन की वैल्यू इतनी है, log w, डिफरेंशिएशन ऑफ log w की जो वैल्यू है वो ये मिल रहा है। मतलब एक फंक्शन आपके पास ये है, और इसके साथ साथ दो कंडीशन है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4। dni की वैल्यू को आपने 0 दिखाया है, और आपने कहा है कि ei dni की वैल्यू भी 0 है। तो दो कंडीशन और एक फंक्शन है। तो दो कंडीशन और एक फंक्शन को लेग्रेंजे का एक अननोन क्वांटिटी पता करने का, या लेग्रांजे के अनिर्धारित गुणांकों की विधि है, लेग्रांजेस मेथड ऑफ अननोन मल्टीप्लिकेशन वाला केस है। इससे इस कंडीशन को और फंक्शन को मिला करके एक जनरल इक्वेशन बनाते हैं। ठीक, कैसे कैसे? तो यहां पे मोस्ट प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है। तो आपके पास तो ये चीजें क्लियर हो गई, मैक्सिमा का केस आया और ये फंक्शन निकल के आ गया। ठीक है, तो मैं जो बोल रहा था वो समझ में आया आपको? मैक्सिमा निकला, अब एक फंक्शन दो कंडीशन, एक फंक्शन दो कंडीशन, और इसके लिए हम लोग यहां लगाएंगे लेग्रांजेस मेथड ऑफ अननोन मल्टीप्लिकेशन का, और एक जनरल इक्वेशन फॉर्म करेंगे। और वो इक्वेशन कैसे पता चलेगा? तो आप अपने इक्वेशन 2 पे माइनस अल्फा मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इक्वेशन 4 पे माइनस बीटा मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 7 पे ऐड कर दीजिए। जो फंक्शन निकाला आपने अभी उसमें ऐड करेंगे तो आपके पास ये कंडीशन बना। ठीक है, तो log gi ni dni माइनस अल्फा dni माइनस बीटा ei dni इक्वल टू 0। अब इसको सिंपल करिए। सिंपल कैसे करें भाई? dni कॉमन निकाल के, dni कॉमन निकाल दिया। यहां 0 है कहने का मतलब क्या है? या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब इस केस को तो 0 कहना पॉसिबल नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा। dni जो रखा है आपने, इसको हम लोग डायरेक्ट 0 नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे भाई? क्योंकि dni परिवर्ती राशियां है। अब एक ही बात दो बार कह रहे हैं हम लोग, एक ही टाइप की बातें दो बार कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। ये अकेले एनर्जी लेवल की बात होती थी तो आपने कहा था कांस्टेंट है, और I से लेकर के N तक के एनर्जी लेवल की बात होगी तो ये परिवर्तनीय है, बदलते रहेगा। इसलिए इसका जो कॉफिशिएंट है, इसके साथ वाला जो नंबर है वो 0 होना चाहिए। तो वो नंबर अगर 0 हो गया तो ये नंबर 0 होने का मतलब क्या हुआ कि log gi ni माइनस अल्फा बीटा एप्सिलॉन i इक्वल टू 0। ये अब आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक खत्म हो चुका है और सॉल्व भी हो चुका है। यहां आपको डाउट तो नहीं हो रहा ना? ये अकेले नहीं है, इसको यहां से लेकर यहां तक इस कॉफिशिएंट के हिसाब से बदलना है। तो n1 के लिए n1 कहां E1 पे, n2 कहां E2 पे, और अलग अलग एनर्जी ग्रुप्स में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 0 है, और ये 0 होने का मतलब अल्टीमेटली ये 0 हो रहा है। ये इक्वेशन सेटिस्फाई कब होगा? जब ऐसा होगा। इसको सिंपल करिए, माइनस अल्फा और बीटा एप्सिलॉन i को ट्रांसफर कर दिया तो ये आ गया। इसमें ना मेरे को ni निकालना है, gi नहीं निकालना।
तो सबसे पहले मैं करता हूं, इस लॉग को ट्रांसफर कर दूंगा, तो ये ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई होगा, और इसका रेसिप्रोकल ले लो, उल्टा कर दो, मतलब जी आई बाई एन आई को एन आई बाई जी आई, और इसको ई टू दी पावर अल्फा प्लस बीटा ई आई को 1 बाई अल्फा बीटा ई आई कर देंगे। तो ये है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला। ये है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का वितरण नियम या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का सूत्र। यहां यहां देखिए, एक कंडीशन ये, अगर e टू दी पावर अल्फा को a मान लें और बीटा की जगह 1/kt कर देते हैं, बीटा की वैल्यू आपने निकाला है, बीटा पैरामीटर पे भी आप डिस्कस कर चुके हैं, यहां भी हम लोग बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं इजिली। कैसे? S इज इक्वल टू k log w को यूज करके एंट्रोपी और थर्मोडायनेमिकल प्रोबेबिलिटी रिलेशन को यूज करेंगे तो बीटा की वैल्यू 1/kt निकाल सकते हैं। इस वैल्यू को अगर यहां यूज कर दिया जाए आपके इक्वेशन 9 पे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। आपका ये जो इक्वेशन 9 है, एन आई इक्वल टू जी आई ई टू दी पावर अल्फा ई टू दी पावर बीटा एप्सिलॉन आई बनेगा, और ई टू दी पावर अल्फा कहा ए लेंगे और ई टू दी पावर बीटा की जगह 1/kt कर दिया, तो ई टू दी पावर ई आई बाई ई टू दी पावर kt हुआ। अब चूंकि ये कांस्टेंट को हटा दें तो आप बोलेंगे कि एन आई प्रोपोर्शनल टू जी आई ई टू दी पावर ई आई बाई के टी, ये माइनस में हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा तो ये माइनस में आएगा। ये है आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फॉर्मूला, इसको भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक। या अगर इस इक्वेशन को और अच्छे से डिफाइन करना है तो आप सीधा सीधा लिख देना कि ये भी एक मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक का फॉर्मूला है, और यहाँ ये जो e टू दी पावर माइनस ई आई बाई के टी आया है, इसको हम लोग बोल्ट्जमैन टर्म कहते हैं, बोल्ट्जमैन फैक्टर कहते हैं। ये वाला जो हिस्सा है इसको बोल्ट्जमैन पद कहा जाता है, ठीक।